नमस्कार दोस्तों, अगर P-8I जैसे एयरक्राफ्ट को ही नहीं खरीदेंगे तो चाइनीज सबमरीन्स को कैसे ट्रैक करेंगे और कैसे रोक पाएंगे। मौजूदा तेजस वेरिएंट यानी 1A में कौन कौन सी मिसाइल्स लगाई जा रही हैं, क्यों अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तो 100 वर्षों तक उड़ाते रखना चाहता है, जबकि F-15 और F-16 को 25 वर्षों में ही रिटायर कर देता है। ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। के प्रियांशु जी का सवाल है कि जब P-8I जेट्स की डील भी कैंसिल कर दी, अब चाइनीज सबमरीन्स को कैसे रोकेंगे। P-8I एयरक्राफ्ट की बात करें तो यह ओशन में निगरानी के काम को बेहद एडवांस्ड तरीके से करता है। यह काफी बड़े इलाके में दुश्मन के नेवल जहाजों पर नजर रखता है और पानी में छुपी हुई दुश्मन की सबमरीन्स को इतनी ऊंचाई से भी ट्रैक कर लेता है। P-8I एयरक्राफ्ट से टॉर्पीडो भी लॉन्च किए जा सकते हैं जो उन छुपी हुई सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चाइना के नेवल शिप्स और उनकी सबमरीन्स पर कड़ी नजर रखने के लिए ही अमेरिका से ये P-8I एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं। इंडियन नेवी के पास अब टोटल 12 P-8I एयरक्राफ्ट हैं, यानी हमारे पास पहले से ही कई सारे P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। $2.4 बिलियन में 6 और इसी तरह के एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे। इस डील को कैंसिल किया गया है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि भारत अपने समुद्री इलाके की सुरक्षा में ढील दे रहा है। P-8I की जगह अब C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर उन्हें स्वदेशी तौर पर DRDO की एक लेबोरेटरी जिसे कैब्स कहा जाता है, वहां पर 12 नए C-295 एयरक्राफ्ट में भी P-8I एयरक्राफ्ट की तरह ही लगने वाले निगरानी व जासूसी के उपकरण लगाए जाएंगे। इन 12 C-295 एयरक्राफ्ट के लिए हमें लगभग $1.2 बिलियन देने पड़ेंगे, जबकि इस कीमत पर हमें सिर्फ 3 ही P-8I एयरक्राफ्ट मिल पाते। C-295 एयरक्राफ्ट की क्रूज स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर है और इसकी फेरी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, जबकि P-8I एयरक्राफ्ट की क्रूज स्पीड 815 किलोमीटर पर आवर है और यह 8300 किलोमीटर की फेरी रेंज रखता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी कहीं ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि कम परफॉर्मेंस वाला एयरक्राफ्ट लेकर हम चाइनीज सबमरीन्स को कैसे रोकेंगे। देखिए, इंडियन नेवी अपने 12 P-8I एयरक्राफ्ट से आसानी से इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी को कवर कर सकती है। C-295 जेट के आ जाने से जो P-8I पाकिस्तान की तरफ अरब सागर में लगाए गए थे, उन्हें भी अब इंडियन ओशन में लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास गिनी चुनी छोटे आकार की सबमरीन्स हैं। ये पुरानी सबमरीन्स ज्यादा साउंड और वाइब्रेशन पैदा करती हैं, जिस कारण इन्हें ट्रैक करना काफी आसान है। वैसे भी C-295 की स्पीड ही कम है, बाकी ट्रैकिंग उपकरण तो काफी एडवांस्ड हैं। अगर फिर भी ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा साइलेंट चाइनीज सबमरीन्स के लिए और ज्यादा निगरानी एयरक्राफ्ट की जरूरत हो तो कुछ C-295 एयरक्राफ्ट को अंडमान निकोबार से भी ऑपरेट करवाया जा सकता है। फिर कम रेंज वाला इशू भी नहीं रहेगा। P-8I में अमेरिकी उपकरण लगे होने के कारण अमेरिका जब चाहे तब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए सारी जानकारी हासिल कर सकता था। C-295 में भारत खुद के तैयार किए गए उपकरण लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सीक्रेट मिशंस की जानकारी भी लीक नहीं होगी। साथ ही भारत इन उपकरणों को आगे चलकर और ज्यादा एडवांस भी बना सकता है, उनको नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड कर सकता है। इन C-295 जेट्स को भारत में ही टाटा कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। इससे हमें इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की भी समस्या नहीं आएगी। C-295 में MK-54 टॉर्पीडो और MBDA कंपनी की एंटी शिप मिसाइल्स लगाई जाएंगी। हालांकि C-295 जेट उतना पेलोड नहीं ले जा सकता जितना P-8I जेट ले जा सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ज्यादा संख्या में C-295 एयरक्राफ्ट लेने से अपनी निगरानी व जासूसी कैपेबिलिटीज कम नहीं होंगी, बल्कि यह और ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। इसके बाद कोई भी चाइनीज या पाकिस्तानी नेवल शिप या सबमरीन भारत के नजदीक वाले समुद्र में कोई सीक्रेट मिशन नहीं कर पाएंगे। जगन्नाथ जी का सवाल है कि तेजस में कौन कौन सी मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस 1A की 83 यूनिट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया है।
किसी भी मिसाइल को फाइटर जेट में लगाने से पहले उसके मिशन कंप्यूटर्स व रडार के साथ सॉफ्टवेयर कोडिंग के जरिए उस मिसाइल को फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। फिर काफी सारे टेस्ट करके सभी पैरामीटर्स को वैलिडेट किया जाता है। तेजस 1A भी इसी तरह की प्रोसेस से गुजर रहा है। कुछ मिसाइल्स तेजस में इंटीग्रेट की जा चुकी हैं और कुछ और इंटीग्रेट होना बाकी हैं। शॉर्ट रेंज की मिसाइल की बात करें तो इसमें पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है, जो एक इजरायली मिसाइल है और इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है। साथ ही MBDA की एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो 50G तक के टर्न्स ले सकती है, उसे भी तेजस में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसकी रेंज भी 50 किलोमीटर तक है। लॉन्ग रेंज या बियॉन्ड विजुअल रेंज में IDER हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। साथ ही अस्त्रा 1 BVR मिसाइल इंटीग्रेट की जा रही है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। 2023 में ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर वाली अस्त्रा 2 BVR मिसाइल भी तेजस 1A में इंटीग्रेट की जाएगी। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। यह मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब इसे अलग अलग फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है। दुश्मन के ट्रैकिंग रडार व एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लायक 200 किलोमीटर रेंज वाली रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी तेजस 1A में इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उनके बंकर और एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय करने लायक स्वदेशी 100 मिसाइल भी तेजस में लगाई जा रही है। साथ ही इसी काम के लिए फ्रांस की हैमर मिसाइल भी तेजस में लगेगी। 1500 किलोग्राम की ब्रह्मोस NG मिसाइल भी तेजस के लिए तैयार की जा रही है। तेजस का छोटा आकार और साथ ही कंपोजिट मटेरियल से बनी इसकी बॉडी तेजस के रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम रखने में सहायक है। तेजस का कम रडार क्रॉस सेक्शन और साथ ही लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स तेजस को एक बेहतरीन फाइटर जेट बना देती हैं। अमन जी का सवाल है कि अमेरिकी B-52 इतना पुराना हो चुका है, फिर भी इसे अभी भी उड़ा रहे हैं, जबकि F-15 और F-16 को रिटायर करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी पावरफुल एयरफोर्स के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी होते हैं और फाइटर जेट्स भी होते हैं, लेकिन इन दोनों का रोल अलग होता है, इनके काम अलग होते हैं। अगर बॉम्बर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनका रोल बिल्कुल अलग है। इन्हें दूसरे देश के बॉम्बर एयरक्राफ्ट से नहीं लड़ना होता है, जबकि पुरानी टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट को नई टेक्नोलॉजी वाले दुश्मन के फाइटर जेट से सीधी टक्कर लेनी होती है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। इन्हें फाइटर जेट की तरह बहुत तेज उड़ान नहीं भरनी होती है, साथ ही इन्हें बहुत ज्यादा मैन्यूवर्स भी नहीं करने होते हैं। इनसे पहले जाकर फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम व उनके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, इसलिए इन्हें बस उड़ान भरकर दुश्मन के ऊपर मिसाइल्स गिरानी होती हैं और वापस आ जाना होता है। इन्हें ज्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए, बस रेंज इनकी ज्यादा होनी चाहिए और पेलोड कैपेसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। बॉम्बर एयरक्राफ्ट को यही काम 50 वर्ष पहले करना था, यही काम अब भी कर रहे हैं और आगे भी उन्हें यही काम करना है। इसलिए सिर्फ नए इंजन्स लगाकर, कुछ एडवांस्ड सेंसर्स और नई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इनमें लगाकर इन्हें लगातार उड़ाया जा सकता है। इसी तरीके से अमेरिकी B-52 बॉम्बर आज भी उड़ाया जा रहा है। इसे 2060 तक उड़ाने की योजना है। वहीं फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी आज एडवांस्ड मानी जाती है, वही टेक्नोलॉजी 20 से 25 वर्षों बाद आउटडेटेड होने लगती है। फिर उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स का सामना कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। फाइटर जेट्स को अपग्रेडेड रखने के लिए इसके रडार को बदला जाता है। इंजन्स, एवियोनिक्स, मिसाइल्स, जैमर्स, टारगेटिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आदि लगभग सब कुछ बदला जाता है। फाइटर जेट में जगह की कमी होती है, इसलिए नए एडवांस्ड अपग्रेडेड एवियोनिक्स को लगाना इतना आसान नहीं होता है। इनके लिए जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, जो किसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट में तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन फाइटर जेट में जगह की कमी होती है। अगर कई अपग्रेड्स के बाद भी बात नहीं बन पाती है तो नया एयरफ्रेम चाहिए, नया डिजाइन चाहिए, यानी कुल मिलाकर एक नया फाइटर जेट ही बनाना पड़ता है। इसीलिए बॉम्बर एयरक्राफ्ट तो लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन फाइटर जेट को हर 25 से 30 वर्षों बाद बदल दिया जाता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।